हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसा चल रहा है आपका 100 डे चैलेंज। होपफुली बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आप लोग टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होंगे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिस्कशन को देखने आए होंगे। बट वो बच्चे जो कि नए हैं, जो कि इस वीडियो पे अभी आ तो गए हैं बट उन्होंने टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया या फिर उन्हें आइडिया नहीं है कि ये किस तरीके के क्वेश्चंस का डिस्कशन है। तो दोस्तों, एग्जाम में जो 200-250 दिन बचे हुए हैं आपके लिए, उसमें से हमने 100 डे का चैलेंज लिया भी है और आप लोगों को दिया भी है। हमारी तरफ से टास्क क्या है कि हम हर रोज 5 क्वालिटी क्वेश्चन हमारे ऐप पे एज वेल एज हमारे वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, जिसे कि आपको एज ए टेस्ट देना है। टाइमिंग 20 मिनट का आपको दिया जाएगा। तो उसको अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने सही अटेम्प्ट किया है या गलत। उसके बाद खुद से फिर आपको उस क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है, कहाँ गलती हुई, एंड देन वो सब करने के बाद आपको नेक्स्ट डे 8:30 AM को जो डिस्कशन दिया जाएगा, जैसे कि अभी जो मैं टेस्ट 11 के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ, तो डे 11 का जो टेस्ट 11 है उसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो फिर डिस्कशन को देखना है आपको। अगर आपने अभी तक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको जाकर करना है, और अगर आपको पता नहीं है कि अटेम्प्ट करना कैसे है तो मैं आपको एफएस की वेबसाइट पे लेकर चलता हूं। वहां से मैं बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से वेबसाइट पे आना है। ifsonline.com पे होम पेज कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ देखो, एफएस के लोगों के बगल में IT जैम ऑलरेडी लिखा हुआ दिख रहा है। दिखे या ना दिखे मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही क्या होगा, एफएस जो भी कोर्सेज रन कराता है उसकी लिस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखेगी आपको। जैसे नेट है, यूजी नेट है, सीयूईटी पीजी है। फिलहाल हम आईटी जैम की बात कर रहे हैं, तो हम आईटी जैम पे क्लिक करेंगे, देन हम मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे, देन लर्न टी के सेगमेंट में आएंगे क्योंकि इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। फिर हम आ जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट पे, एंड देन फिर हम चलेंगे स्कॉलरशिप टेस्ट की तरफ। अब देखो, डे 1, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, इस तरह से करके हर रोज के टेस्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दिखेंगे, कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है वो भी दिखेगा आपको। तो आपको अटेम्प्ट करना है इसे, और इसे करने के बाद फिर खुद से ईच ऑप्शन को एनालाइज भी करना है कि कहाँ आपसे गलती हुई है, और देन जाकर के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड इस वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, तो आपने होपफुली अटेम्प्ट किया होगा। नहीं किया है तो आप अटेम्प्ट करिए पहले, फिर डिस्कशन को देखना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट g is equals to r minus 0 and h is equals to minus 1 1 be group under multiplication, then the map phi defined from g to h defined by phi of x is equals to x upon mod x is not a homomorphism, a 1 1 homomorphism which is not onto, an onto homomorphism which is not 1 1, और लास्ट है an isomorphism। तो देखते हैं। देखो, phi जो है वो कहां से कहां डिफाइन करके आपको दिया गया है, r स्टार बेसिकली r माइनस 0 से माइनस 1 1 पे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब पूछा गया है कि फंक्शन जो यहाँ पे डिफाइन किया गया, phi of x is equals to x upon mod x। देखो, ये साइनम फंक्शन है बेसिकली। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x upon mod x की वैल्यू 1 आ जाएगी whenever x greater than 0 होगा, और माइनस 1 होगा whenever x less than 0 होगा। ठीक है, तो इसे ऑन टू देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव रियल नंबर है वो सारे के सारे +1 पे मैप करेंगे, और जो भी नेगेटिव रियल नंबर है वो सारे के सारे -1 पे मैप करेंगे। तो ऑन टू तो हो जाएगा। मेन काम है हमारा कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, ये हम चेक करें। तो देखो, फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू r स्टार। ठीक है, अब x और y के बारे में हम क्या कह सकते हैं वो देखिए। x हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है ना, और दोनों ही नेगेटिव, ऐसा हो सकता है। तो इस सिचुएशन में जब मैं phi of xy लिखूंगा, तो अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। इमेज आ जाएगा -1, और इसे फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू -1, और फिर इसे मैं लिख सकता हूँ phi x phi y, है ना। यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी और पॉजिटिव को फिर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली phi of xy एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी और ये -1 पे मैप करेगा। इसे मैं -1 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और फिर इसे मैं phi x इंटू phi y लिख सकता हूँ। दोनों ही पॉजिटिव है तो अच्छी बात है। phi of xy क्या हो जाएगा, +1। इसे मैं 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और फिर इसे मैं phi x इंटू phi y लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ दोनों नेगेटिव को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर बनेगा xy, जिसकी मैपिंग 1 पे होगी, और इसे मैं फिर से -1 इंटू -1 लिख सकता हूँ, और देर फर्दर कर मैं इसे phi x इंटू phi y लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फॉर एवरी xy बिलोंग्स टू r स्टार, phi xy क्या हो जा रहा है, phi x phi y हो जा रहा है। तो होमोमॉर्फिज्म में कोई दिक्कत नहीं है, ऑन टू में कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
अब कर्नल की बात करें तो कर्नल ऑफ पाई क्या हो जाएगा, x belongs to r star such that phi of x क्या होना चाहिए 1, क्योंकि ये जो दो ऑर्डर का ग्रुप आपको दिया गया है उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा r प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे कर्नल भी पता चल गया। कर्नल के बारे में पूछा है क्या, हाँ कर्नल के बारे में डायरेक्टली तो नहीं पूछा है, बट 1-1 की बात करी गई है। तो होमोमॉर्फिज्म 1-1 कब होता है, इफ एंड ओनली कर्नल ट्रिवियल होगा। ये तरीका से आप बता सकते हैं कि कर्नल यहाँ पे नॉट इक्वल टू सिंगलटन 1 है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक 1-1 होमोमॉर्फिज्म तो नहीं होगा, और ये करने की जरूरत भी नहीं थी, है ना। अगर डोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा है कोडोमेन से तो डेफिनेटली हम यहाँ पे 1-1 फंक्शन तक नहीं डिफाइन कर सकते, तो होमोमॉर्फिज्म कैसे करेंगे डिफाइन। तो 1-1 वर्ड तो जैसे ही दिखा हम कट कर देंगे, नॉट अ होमोमॉर्फिज्म गलत हो गया, एंड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म विच इज नॉट 1-1 सही होगा, और आइसोमॉर्फिज्म तो नहीं होगा क्योंकि 1-1 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। N is a normal subgroup of a group G, then which one of the following is true? तो n अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो कौन सी चीजें सही होगी। तो कह रहा है G अगर इनफाइनाइट ग्रुप है तो G अपॉन n क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट ग्रुप होगा। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर आप n इक्वल टू G ले लोगे, ठीक है, तो कोई ग्रुप इटसेल्फ में हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और G अपॉन G किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z1 के। अब सोचो कि यहाँ पे अगर मैंने G इनफाइनाइट लिया होता तो भी G अपॉन G तो Z1 की ही आइसोमॉर्फिक होता। तो मतलब G अगर इनफाइनाइट है तो G अपॉन N इनफाइनाइट हो ऑलवेज, ये जरूरी नहीं है। अगला देखो कि if G is नॉन अबेलियन ग्रुप then G अपॉन N is a नॉन अबेलियन ग्रुप। यहाँ पे फिर से मैं यही कर सकता हूँ, अगर G अपॉन G लेता हूं तो आइसोमॉर्फिक टू Z1 होगा, ये क्या है, साइक्लिक है। तो अगर मैं सोचो G को नॉन अबेलियन अगर मैं लिया होता तो भी तो G अपॉन G तो साइक्लिक ही बनेगा ना यहाँ पे, अगर मैं N इक्वल टू G ले लेता हूं यहाँ पे, तो है ना। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि G अगर नॉन अबेलियन है तो G अपॉन N नॉन अबेलियन हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब डी ऑप्शन पे आते हैं, फिर सी की बात करूंगा मैं कि G इज एन अबेलियन ग्रुप देन G अपॉन N इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ क्या देख सकते हो आप कि अगर आप G को क्या पिक कर लो, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ठीक है, और N को क्या पिक कर लो, Z2 क्रॉस सिंगलटन 0 क्रॉस सिंगलटन 0। तो अबेलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, तो ये सब ग्रुप भी नॉर्मल होगा। और अगर मैं बात G अपॉन N की करूंगा तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा सिंगलटन 0 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 के। तो ये एक अबेलियन ग्रुप है बट साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप का जो कोशेंट ग्रुप होगा वो हमेशा ही अबेलियन होगा, साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी, है ना। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब सी कह रहा है कि अगर G साइक्लिक है तो G अपॉन N क्या बनेगा, एक अबेलियन ग्रुप। तो आप एक रिजल्ट यूज करिए यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि G साइक्लिक है, ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा कि देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू G सच दैट G इज इक्वल्स टू जनरेटिंग सेट ऑफ A। उस A से जनरेट हो जाएगा, कोई एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा G में, है ना। देन G अपॉन N जो है इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, Nx सच दैट X बिलोंग्स टू G, है ना। देन G अपॉन N जो होगा वो सिर्फ अबेलियन ही नहीं, वो साइक्लिक बनेगा और जनरेटेड बाय क्या बनेगा, Na बनेगा, जहां पर कि जनरेटिंग सेट ऑफ A किसके बराबर हो रहा होगा, G के बराबर होगा। तो आप N कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप लीजिए, मैटर नहीं करता, G अपॉन N जो आप कोशेंट ग्रुप बनाएंगे वो हमेशा ही जो Na नाम का कोशेंट रहेगा उससे वो जनरेट हो जाएगा, जहां पर कि A क्या है, G का जनरेटर है। तो ये तो हमेशा साइक्लिक होने वाला है, तो अबेलियन तो डेफिनेटली होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which one of the following statements is true? फर्स्ट वन कह रहा है कि Q अपॉन Z is isomorphic to Q upon 2Z। देखो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको प्लस से नहीं समझना है, सिंपली जो हम कोशेंट ग्रुप बनाते हैं उनका अपना एक फिक्स्ड ऑपरेशन होता है कि H एज इट इज रहता है, हम HB को ऑपरेट करते हैं तो फिर ये और भी आपस में ऑपरेट होते हैं, H एज इट इज रखा रहता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि Q अपॉन Z आइसोमॉर्फिक होगा या नहीं Q अपॉन 2Z के। तो इस ऑप्शन के लिए अब अगर आप एक फंक्शन बना लेते हैं, Q अपॉन Z में किस तरह के एलिमेंट होंगे, Q अपॉन Z में होंगे Z प्लस P अपॉन Q टाइप के, ठीक है, सच दैट P अपॉन Q मिलेंगे
रैशनल नंबर के सेट से। तो अब देखो रैशनल नंबर के सेट का भी डेफिनेशन प्रॉपर रखना है आपको कि p अपॉन q जो एलिमेंट्स हैं वहां p इंटीजर से आ रहा होगा, q नेचुरल नंबर होगा और p और q के जीसीडी 1 होंगे। ठीक है, तो इसको लेकर चलना है आपको, तभी यूनिकनेस बना रहेगा। से कहां पे कह रहे हैं, q अपॉन 2z पे, तो यहाँ पे क्या है 2z प्लस p अपॉन q सच दैट p अपॉन q बिलोंग्स टू सेट ऑफ। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे फंक्शन बना लेना फाई ऑफ z प्लस p अपॉन q इज इक्वल्स टू 2z प्लस p अपॉन q। तो आप चेक कर सकते हो कि ये जो फंक्शन है ना, ये एक होमोमॉर्फिज्म होगा, 1 भी होगा और ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, q अपॉन z प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू q अपॉन 2z प्लस। अब कह रहा है z प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू r प्लस, तो ये कभी नहीं होगा। इसका रीजन क्या है कि z प्लस एक काउंटेबल ऑर्डर का ग्रुप है और r प्लस अनकाउंटेबल ऑर्डर का ग्रुप है, तो इन दोनों के बीच में तो हम 1 1 ऑन टू फंक्शन तक नहीं डिफाइन कर सकते, तो 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हम कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। अब देखो थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि z प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू q प्लस। ठीक है, तो z प्लस अगर q प्लस के आइसोमॉर्फिक होगा तो डेफिनेटली अपने पास एक 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा, है ना। ऑप्शन सी के लिए कि if z प्लस is isomorphic to q plus then there is defined from q plus to z plus। ये क्या होगा, एक 1 1 on to homomorphism होगा which is 1 1 on to homomorphism। ठीक है, that imply there exists some p upon q belongs to q such that phi of p upon q is equals to 1। ऐसा जरूर होगा क्योंकि जब 1 1 onto होमोमॉर्फिज्म है तो onto तो है और onto है तो 1 का प्री इमेज होगा। ठीक है, phi of p upon q is equals to 1, that implies phi of p by 2q plus p by 2q is equals to क्या हो जाएगा 1, that implies phi of p by 2q plus phi of p by 2 cube is equals to 1 होगा, that imply 2 time phi of p by 2 cube is equals to 1। मतलब यहां से क्या आ गया, phi of p upon 2 cube is equals to 1 by 2 which is a contradiction। मतलब क्या हुआ कि ये एक रैशनल नंबर है लेकिन इसका इमेज कैसा आ रहा है, नॉन इंटीजर रैशनल आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब आप ऑन टू होमोमॉर्फिज्म q प्लस से z प्लस पे बना ही नहीं सकते कभी। ठीक है, तो z प्लस आइसोमॉर्फिक q प्लस के कभी नहीं होगा। अब है कि q अपॉन z इज आइसोमॉर्फिक टू q प्लस, तो देखो q प्लस में क्या है, आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं, लेकिन q अपॉन z प्लस में सारे के सारे एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के, इसमें इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये दोनों ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ओवरऑल सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो पाए। कंसीडर द ग्रुप q प्लस एंड इट्स सब ग्रुप z प्लस फॉर द कोशेंट ग्रुप q अपॉन z, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहाँ हमें फॉल्स स्टेटमेंट पिक करने हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, q अपॉन z कंटेन्स अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू z प्लस। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए आप देखोगे कि q अपॉन z किसके आइसोमॉर्फिक होता है, HF के जो सब ग्रुप है C स्टार डॉट की, और इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसके पास हर फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एक भी एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का नहीं है इसके पास, ये एक इनफाइनाइटली जनरेटेड काउंटेबल ग्रुप है और अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, काउंटेबल ग्रुप मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, साथ में एक अबेलियन ग्रुप है। तो q अपॉन z कंटेन अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू z प्लस, ये कब सही होगा, जबकि इसके पास एक इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो ये ऑप्शन फॉल्स है और इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, there is exactly one group homomorphism from q upon z to q plus। तो देखो phi अगर मैं डिफाइन करता हूं q upon z से q plus पे, ठीक है, तो for every z plus p by q belongs to q by z क्या होगा, अगर z plus p by q मैप करता है किसी भी, अज्यूम कर लीजिए कि p dash upon q dash पे, तो दैट इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ p डैश अपॉन q डैश किसे डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ z प्लस p अपॉन q।
मतलब ये है सिंपल सा कि होमोमॉर्फिज्म में अगर ए कोई फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होता है, वो अगर एक्स पे मैप करे तो एक्स का ऑर्डर ए के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ पी डैश अपॉन क्यू डैश किसे डिवाइड करना चाहिए? ऑर्डर ऑफ जेड प्लस पी अपॉन क्यू को। तो अब डिवाइड करने के लिए से तो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब क्यूब में तो फिर एक ही एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर का जो कि आइडेंटिटी है, तो इसका ऑर्डर क्या होना पड़ेगा? 1, मतलब कि हम 0 की बात कर रहे हैं। तो एक ही होमोमॉर्फिज्म आप बना पाएंगे जो कि ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। फिर है कि फॉर ऑल n belongs to natural number there exists g belongs to q upon z such that order of g is n। obviously आप z plus 1 upon n belong करवा लीजिए q upon z से, ये एक n ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स होगा। फिर है q upon z is not a cyclic group। obviously ये एक इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, तो अगर ये साइक्लिक बनेगा तो इनफाइनाइट साइक्लिक बनेगा, मतलब Z प्लस के आइसोमॉर्फिक बनेगा। लेकिन Z प्लस में दो ही एलिमेंट एक ही एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हैं 0, लेकिन यहाँ पे तो सारे के सारे एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ओवरऑल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि which one of the following conditions on a group G implies that G is abelian। पहला क्या है? the order of G is PQ for some prime P। तो ये फॉल्स है, जैसे कि हम Q8 ले सकते हैं, ये 2 क्यूब ऑर्डर का ग्रुप है। अगला है every proper subgroup of G is cyclic। यहाँ फिर से हम Q8 ले सकते हैं, इसके पास 1, 2, 4 और 8 ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर, है ना। से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है? इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर सब ग्रुप। 2 ऑर्डर वाले जो हैं वो Z2 के आइसोमॉर्फिक हैं इसके, और 4 ऑर्डर वाले आइसोमॉर्फिक टू Z4 है। सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हैं, लेकिन ग्रुप जो है ये साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबेलियन नहीं है, नॉन अबेलियन है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर है एवरी सब ग्रुप ऑफ G इज नॉर्मल इन G। आप Q8 का ही एग्जांपल एक बार फिर से ले सकते हैं, ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, लेकिन इसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल हैं। आप फटाफट से चेक कर सकते हैं, ग्रुप इटसेल्फ और ट्रिवियल सब ग्रुप ये हमेशा नॉर्मल होते हैं। जो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो खुद के ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है, इसलिए नॉर्मल है। 4 ऑर्डर वाले सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है, इसलिए नॉर्मल है। तो सारे सब ग्रुप नॉर्मल है इसके, ठीक है। नेक्स्ट है द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम G to G fx इक्वल टू x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G इज द होमोमॉर्फिज्म। तो इस फंक्शन के होमोमॉर्फिज्म हो जाने से ग्रुप अबेलियन हो जाएगा क्या? एक बार ही चेक करते हैं। तो फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू G क्या हो जाएगा? f of xy इज इक्वल्स टू xy इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? y इनवर्स x इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये होमोमॉर्फिज्म अगर बनना चाहता है, ठीक है, अगर f बन जाए क्या? होमोमॉर्फिज्म, तो ये इंप्लाई करेगा f of xy इज इक्वल्स टू सिंपली क्या हो जाएगा? xy इनवर्स, है ना। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हम चाहते हैं कि ये इक्वल हो जाए fx fy के, तो इसे इक्वल होना पड़ेगा x इनवर्स y इनवर्स के, मतलब ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाएंगी, है ना। दैट इज यहाँ पे क्या हो गया? For every xy belongs to G, x inverse y inverse इक्वल टू क्या हो गया? y inverse x inverse। अब दोनों तरफ आप क्या करिए? अब लेफ्ट में क्या करेंगे? yx ऑपरेट करेंगे, ठीक है। और या फिर ऐसा कर लेते हैं कि दोनों तरफ सिंपली इनवर्स ऑपरेट कर देते हैं, है ना। तो x इनवर्स y इनवर्स पे इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? yx हो जाएगा और ये हो जाएगा xy। फॉर एवरी xy बिलोंग्स टू G, तो यहाँ से क्या हो गया? G एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके जो 100 डे चैलेंज है उसके 5 क्वेश्चन, इसका डिस्कशन। आप इस तरह से जुड़े रहिए और अगले दिन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, देन फिर उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट डे हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा, ठीक है। थैंक यू।